नमस्कार, के न्यूज नेशनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति। नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पेगासस जासूसी कांड पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट सही है तो जासूसी के आरोप गंभीर हैं। आतंकियों ने मंगलवार को सीआरपीएफ पार्टी को निशाना बनाते हुए फायरिंग की। इस हमले में एक जवान घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लाभार्थियों को गैस कनेक्शन देंगे। देश में कोरोना के केस में सोमवार को बड़ी गिरावट दर्ज हुई। बीते 24 घंटों में 27,000 नए मरीजों की पहचान और 41,000 ठीक हुए। कपिल सिब्बल ने विपक्षी नेताओं को डिनर पर बुलाया। कांग्रेस लीडरशिप पर फिर उठे सवाल। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष लगातार एकजुट होने की कोशिश कर रहा। और अब खबरें विस्तार से। पेगासस जासूसी कांड पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कथित पेगासस जासूसी मामले की स्वतंत्र जांच के अनुरोध वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करते हुए कहा था कि अगर इसके बारे में मीडिया रिपोर्ट्स सही हैं तो जासूसी के आरोप गंभीर हैं। वहीं कपिल सिब्बल ने मामले को गंभीर बताते हुए सीजेआई से गुहार लगाई कि केंद्र को नोटिस जारी किया जाए। वहीं रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को संसद में कहा कि उसने जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस के निर्माता एनएसओ समूह के साथ किसी तरह का लेन देन नहीं किया है। स्पाईवेयर के जरिए जासूसी कराए जाने के आरोपों के बाद पेगासस को लेकर इन दिनों देश में जबरदस्त राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है। इससे पहले पेगासस जासूसी मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर अखबार में आई खबर सही है तो मामला गंभीर है, लेकिन साथ ही सवाल उठाया कि जब मामले का पता 2019 में लग गया था तो अब तक शिकायत क्यों नहीं की और अब इसे क्यों उठाया जा रहा है। कोर्ट ने ये भी कहा था कि ज्यादातर याचिकाएं मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए विचार करने का मन तो बनाया, लेकिन याचिकाओं पर औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया। इस दौरान कोर्ट ने मामले को 10 अगस्त को फिर सुनवाई पर लगाने का आदेश देते हुए याचिकाकर्ताओं से कहा था कि वे याचिका की प्रति एडवांस में केंद्र सरकार को दें, ताकि उस दिन नोटिस स्वीकार करने के लिए सरकार की ओर से कोई मौजूद हो। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने वरिष्ठ पत्रकार एन राम, भाकपा सांसद जॉन ब्रिटास, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया समेत कुछ अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि वह निजता के हनन को गंभीर मानती है, लेकिन कुछ सवाल हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने नापाक हरकत की है। आतंकियों ने मंगलवार को सीआरपीएफ पार्टी को निशाना बनाते हुए हमले में फायरिंग की। इस हमले में एक जवान घायल हो गया है। घायल जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही आतंकियों की तलाश इलाके की घेराबंदी कर अभियान चलाया जा रहा है। दक्षिण कश्मीर के शोपिया जिले के जैनपोरा के कराल चक्र इलाके में मंगलवार सुबह सीआरपीएफ पार्टी पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की। गोलीबारी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक जवान घायल हुआ। इससे पहले सोमवार को अनंतनाग जिले में आतंकियों ने बीजेपी सरपंच और उनकी पत्नी पर हमला किया था, जिसमें दोनों की मौत हो गई। इस हमले में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे। इस दौरान वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में लाभार्थियों को गैस कनेक्शन भी देंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ लेने वालों से बात भी करेंगे। सरकार की उज्ज्वला योजना में एलपीजी कनेक्शन के अलावा पहले सिलेंडर की रिफिलिंग भी फ्री होगी और इसके अलावा गैस चूल्हा भी मुफ्त में दिया जाएगा। साथ ही योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी पेपर वर्क को भी कम कर दिया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि उज्ज्वला 2 यानी कि उज्ज्वला की ये दूसरी योजना का लाभ लेने के लिए प्रवासियों को राशन कार्ड और एड्रेस प्रूफ जमा करने की जरूरत नहीं होगी। जरूरतमंद परिवार अब खुद के द्वारा स्थापित आवेदन देकर भी इस योजना का लाभ ले सकेगा।
मिलेगा और इससे प्रधानमंत्री के विजन को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। 2021-22 वित्तीय वर्ष में इस योजना के तहत 1 करोड़ LPG कनेक्शन बांटने के लिए अलग से फंड जारी किया गया। ये कनेक्शन कम आय वाले उन परिवारों को दिए जाएंगे जो उज्ज्वला योजना के पहले चरण में शामिल नहीं हो सके थे। उज्ज्वला योजना 1 यानी कि पहली योजना का शुभारंभ 2016 में किया गया था, जिसके तहत 5 करोड़ गरीब परिवार महिलाओं को गैस कनेक्शन बांटने का लक्ष्य था और इसके बाद 2018 में ये योजना को आगे बढ़ाते हुए 7 और कैटेगरी की महिलाओं को इसका लाभ देना शुरू किया गया था। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अंत्योदय अन्न योजना, अति पिछड़ा वर्ग, चाय बागान वर्कर, वनवासी और द्वीपों में रहने वाले लोगों को भी शामिल कर दिया था। देश में कोरोना के केस में सोमवार को बड़ी गिरावट दर्ज की गई। बीते 24 घंटों में 27,421 नए मरीजों की पहचान हुई और 41,457 ठीक हो गए। इस दौरान 376 मरीजों ने इस महामारी से जान गंवाई। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में अब 14,402 की कमी आई है। अब 3,82,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। यह आंकड़ा 23 मार्च के बाद सबसे कम है। तब 3,65,000 एक्टिव केस थे। बीते दिन दर्ज किए गए 27,421 नए मामले 15 मार्च के बाद से सबसे कम है। तब 24,437 केस एक दिन में दर्ज किए गए थे। उसके बाद देश में लगातार कोरोना मामलों में इजाफा हुआ। दूसरी लहर के दौरान रोजाना 3 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इस बीच सरकार ने वैक्सीन सर्टिफिकेट हासिल करने की प्रक्रिया को आसान करने के लिए एक कदम उठाया है। अब कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट व्हाट्सएप के जरिए चंद सेकंड में हासिल किया जा सकेगा। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष लगातार एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष के तमाम नेता इसे लेकर लगातार कोशिशें कर रहे हैं। एक ऐसी ही कवायद सोमवार की देर शाम पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल की ओर से नजर आई, जहां डिनर पर उन्होंने विपक्ष के तमाम नेताओं को आमंत्रित किया। यूं तो कांग्रेस लगातार विपक्ष को गोलबंद करने में जुटी हुई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरने के लिए इन दिनों लगातार बैठक कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने ब्रेकफास्ट पर तमाम विपक्षी नेताओं के साथ रणनीति पर चर्चा की थी, लेकिन सोमवार की कवायद इस मामले में अलग कही जा सकती है। कारण है कि इसका आयोजन कांग्रेस के उस धड़े ने किया था जिसे इन दिनों सियासी गलियारे में G23 के नाम से जाना जाता है। सूत्रों के मुताबिक इस डिनर में कुल 17 विपक्षी दल के 45 नेता शामिल हुए थे। एक नेता ने बताया कि रविवार को कपिल सिब्बल का जन्मदिन था। इस उपलक्ष्य में सोमवार को डिनर पार्टी दी गई। आपस में मिल बैठने के नाम पर नेताओं को बुलाया गया। सिब्बल का डिनर इसीलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि इसमें ऐसे दल भी पहुंचे जो आमतौर पर विपक्षी पाले में दिखाई नहीं देते। शामिल होने वाले दलों में कांग्रेस के अलावा TMC, NCP, TDP, RJD, TRS, BJD, YSR कांग्रेस, अकाली दल, DMK शिवसेना, सपा, CPM, CPI, आप, नेशनल कॉन्फ्रेंस, RLD जैसे दल भी शामिल थे। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। My life, my Lyra. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करी। इसी के साथ ऐसा करने वाले वे भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। वर्चुअली हो रही इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समुद्री सुरक्षा पर एक ओपन डिस्कशन की अध्यक्षता भी करी। यूएनएससी यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसका काम दुनिया भर में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देकर देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रोत्साहित करना है। दरअसल 20वीं सदी के शुरुआती 5 दशकों में ही दुनिया ने 2 विश्व युद्धों की भीषण त्रासदी देखी थी और इसी वजह से कई देश पूरी तरह बर्बाद भी हो गए। पूरी दुनिया में अशांति का माहौल था। एक ऐसी संस्था की मांग उठने लगी थी जो देशों के बीच शांति और सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में काम करे और इसी के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई। सुरक्षा परिषद की पहली बैठक 17 जनवरी 1946 को हुई। गठन के समय सुरक्षा परिषद में 11 सदस्य थे और जिसे 1965 में बढ़ाकर 15 कर दिया गया है। सुरक्षा परिषद की पहली बैठक 17 जनवरी 1946 को हुई थी। गठन के समय सुरक्षा परिषद में 11 सदस्य और 1965 में उसे दिया गया। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य देश हैं और जिन्हें स्थायी और अस्थायी सदस्यता दी गई है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन 5 स्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्य के पास वीटो पावर होता है। स्थायी सदस्य इसका इस्तेमाल कर किसी भी प्रस्ताव को पास होने से रोक सकते हैं। इनके अलावा सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इन अस्थायी सदस्यों का चयन क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है। अफ्रीका और एशियाई देशों से 5, पूर्वी यूरोपीय देशों से 1, लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई देशों से 2 और पश्चिमी यूरोपीय और अन्य 2 देशों का चयन भी किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर लियोनेल मेसी की आंखों में आंसू की तस्वीर उनके करोड़ों प्रशंसकों को भी रुला गई। इन आंसुओं की वजह है अर्जेंटीना के इस स्टार फुटबॉलर का स्पेनिश फुटबॉल क्लब बार्सिलोना को छोड़ना। मेसी 13 साल की उम्र में क्लब से जुड़े थे और 21 साल से इसी क्लब की ओर से खेल रहे थे। दरअसल बार्सिलोना की टीम को भारी वित्तीय संकट से जूझना पड़ रहा है। क्लब पर 8,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और जबकि मेसी की 2017 में क्लब से आखिरी डील करीब 4,900 करोड़ रुपए की हुई थी। क्लब इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए आगे की डील नहीं कर सकता था और जिसकी वजह से मेसी का करार खत्म करना पड़ा। रविवार को क्लब की ओर से मेसी के लिए विदाई समारोह था। कैंप नाउ स्टेडियम में हुए इस फेयरवेल में मेसी अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाए थे और वे रोने लगे। उन्होंने कहा, बार्सिलोना में मैं मेरा घर जैसा महसूस करता हूँ। यहाँ पर 21 साल बिताने के बाद इसे छोड़ना मेरे लिए काफी मुश्किल है। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा। मैं इसके लिए तैयार नहीं था, पर स्पेनिश लीग के वित्तीय नियमों के कारण क्लब के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट आगे जारी रखना संभव नहीं था। हालांकि मुझे भरोसा था कि मैं क्लब के साथ बना रहूंगा। मैंने सैलरी को 50% कम करने का भी ऑफर दिया, पर प्रशासन से बात नहीं बन पाई। मेसी स्पेन की बार्सिलोना क्लब को छोड़ने के बाद अब फ्रांस के फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट जर्मेन की ओर से खेलेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका फ्रांस की क्लब पेरिस सेंट जर्मेन के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और इसे 1 साल के लिए बढ़ाने का भी विकल्प है। उन्हें कंपनी प्रति सीजन 35 मिलियन यूरो यानी कि 305 करोड़ रुपए सैलरी देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज नेशनल। और अब खबर गुजरात से। गुजरात में अमरेली जिले के सावरकुंडला तालुका के बरदा गांव के पास एक ट्रक सड़क किनारे बसी झुग्गी बस्ती में जा घुसा। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, 16 जख्मी हुए। इनमें से 4 की हालत गंभीर है। सभी को सावरकुंडला के सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया। ट्रक भावनगर जिले के महुआ कस्बे की ओर जा रहा था। बताया जा रहा है कि ट्रक 5 से 6 झुग्गियों में घुसा। हादसे के समय इनमें 20 से 25 लोग सो रहे थे। लोगों को रौंदने के बाद ट्रक गड्ढे में गिर गया। लोगों की चीख पुकार सुनकर पास के गांव के लोग मदद के लिए दौड़े। उन्होंने एम्बुलेंस और पुलिस को सूचना दी। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने हादसे पर शोक जताया है। उन्होंने मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने अधिकारियों से बात की है, घायलों के इलाज में किसी तरह की कोई दिक्कत न आए। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज नेशनल।
सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेजन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ जांच के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने दोनों कंपनियों के जांच में शामिल होने का समय 4 हफ्ते जरूर बढ़ा दिया है। प्रतिस्पर्धा आयोग ई कॉमर्स कंपनी अमेजन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ कथित तौर पर प्रतिस्पर्धा कानूनों के उल्लंघन के आरोप में जांच कर रहा है। थोड़ी राहत प्रदान करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन कंपनियों को जांच में सहयोग करने के लिए 4 हफ्ते की मोहलत जरूर प्रदान की है। रिपोर्ट के मुताबिक सीजेआई एनवी रमना की बेंच ने कहा कि हम फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश में दाखिल नहीं देंगे, मामले की जांच होनी चाहिए। दरअसल अमेजन और फ्लिपकार्ट ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कंपनी ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की जांच पर रोक लगाने की मांग की थी। इससे पहले 23 जुलाई को ई कॉमर्स की बड़ी कंपनियों अमेजन और फ्लिपकार्ट को झटका लगा था। कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक पीठ ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा इन पर जांच के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। इस दौरान जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस नटराज रंगस्वामी की खंडपीठ ने उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के 11 जून के आदेश के खिलाफ ई कॉमर्स दिग्गजों द्वारा दायर अपीलों पर सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज नेशनल। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने लोकसभा में संविधान विधेयक पेश किया, जिसके बाद सर्वसम्मति से बिल पास हो गया। विपक्षी पार्टियों ने भी इस विधेयक का समर्थन किया है। ये बिल राज्य सरकारों को ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार देगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट ने इस पर मुहर लगाई थी। इस संशोधन की मांग कई क्षेत्रीय दलों के साथ साथ सत्ताधारी पार्टी के ओबीसी नेताओं ने भी की है। सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद यह बिल संसद में पेश किया जाएगा। मई में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि केवल केंद्र को ये अधिकार है कि वह ओबीसी समुदाय से जुड़ी लिस्ट तैयार कर सके। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा इस पर आपत्ति जाहिर की गई थी। इसी के बाद अब केंद्र सरकार संविधान संशोधन बिल लाकर इसे कानूनी रूप देना चाहती है। संसद में संविधान के अनुच्छेद 342 ए और 366 सी के संशोधन पर मुहर लगने के बाद राज्यों के पास ओबीसी वर्ग में अपनी जरूरतों के मुताबिक जातियों को अधिसूचित करने की शक्ति मिलेगी। इससे महाराष्ट्र में मराठा समुदाय, गुजरात में पटेल समुदाय, हरियाणा में जाट समुदाय और कर्नाटक में लिंगायत समुदाय को ओबीसी वर्ग में शामिल करने का मौका मिल सकता है। ये तमाम जातियां लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रही हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इन मांगों पर रोक लगाता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज नेशनल। भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम और मिजोरम में एक ही पार्टी की सरकार है, लेकिन इनकी सीमाओं पे भारत पाक बॉर्डर जैसा तनाव है। पर्यटकों से गुलजार रहने वाली यहाँ की घाटियों में दहशत है। इन राज्यों का सीमा विवाद खूनी संघर्ष में बदलने से गांवों से पलायन हो रहा है। असम घाटी वाले क्षेत्रों में गुपचुप पक्की सड़कें बना रहा है। असम के लोगों की माने तो मिजोरम ने 16 किलोमीटर में कथित कब्जा कर लिया है। असम मिजोरम संघर्ष में 6 पुलिस वालों की शहादत के बाद असम पुलिस उन लोगों को चिन्हित कर रही है जो हमले में शामिल थे। इनकी जानकारी मिलते ही पुलिस मिजोरम सीमा में बड़ी कार्रवाई कर सकती है। असम मिजोरम बॉर्डर के विधानसभा क्षेत्र धोलाई के विधायक और वन मंत्री परिमल शुक्ला वैद्य बंकर निर्माण और सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि इंटेलिजेंस काम कर रही है। उन्होंने भी अपराध किया है, उन्हें कड़ी सजा मिलेगी। उधर मिजोरम ने राज्य में पुलिस तैनाती बढ़ा दी है। सरकारी प्रवक्ता कहती है कि अगर असम कार्रवाई करेगा तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। लोग भी राज्य सरकार के पक्ष में हैं। मिजोरम बॉर्डर पर तैनात पुलिस वाले कहते हैं कि डीसी झल्ली गमबूट पहनकर आई और पुलिस के पास बड़ी मात्रा में गोला बारूद था। ये तो वो है जो दिखाया जा रहा है। विवाद न सीमा का है न अस्मिता का। असल विवाद बांग्लादेशी घुसपैठ और चुनावी राजनीति का है। मिजोरम के रिटायर्ड फौजी छुआना बताते हैं कि 4 लाख घुसपैठिए असम की बराक वैली के करीमगंज, कछार,
हायलाकांडी जिले के जंगलों में बसाए गए हैं। ये लोगों के बीच घुसकर पथराव कर स्थिति बिगाड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए हजारिका कमीशन के अध्यक्ष उपमन्यु हजारिका ने कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी है। हजारिका कहते हैं कि घुसपैठिए मिजोरम में अपराध करते हैं तो असमी बन जाते हैं और असम में क्राइम करते हैं तो मिजो बन जाते हैं। कुछ साल पहले यहाँ असमी थे और आज पूरे क्षेत्र में मुस्लिम हैं। गोलीबारी के प्रत्यक्षदर्शी तिलक कहते हैं कि असम पुलिस ने वेरेंटो चौकी से मिजोरम के सिपाहियों को थप्पड़ मारकर भगाया था। फिर दोनों राज्यों की पुलिस ने माइक लगाकर मुनादी करवाई और लोगों से घर से बाहर निकलकर पुलिस के साथ लड़ने की अपील की। पुलिस ने कहा कि अपनी जमीन छुड़ाने के लिए लड़ने को तैयार हो जाओ। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज नेशनल। देश में कोरोना वैक्सीन की मिक्सिंग पर हुई पहली स्टडी के नतीजे ICMR ने जारी किए हैं। स्टडी में कहा गया है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मिक्स डोज से कोरोना वायरस के खिलाफ बेहतर सुरक्षा मिलती है। ICMR के मुताबिक एडिनोवायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड होल वायरस वैक्सीन का मिक्स डोज लेना सेफ है। इन दोनों वैक्सीन की अलग अलग डोज से एक ही वैक्सीन के 2 डोज की तुलना में बेहतर इम्यूनिटी मिलती है। कोरोना वैक्सीन मिक्सिंग की यह स्टडी ICMR ने मई-जून के बीच में यूपी में की थी। DGCI के एक्सपर्ट पैनल ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन के मिक्स डोज की स्टडी का सुझाव दिया था। इसके बाद क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर को भी वैक्सीन के मिक्स ट्रायल डोज की अनुमति दी गई थी। वैक्सीन मिक्सिंग की स्टडी को 3 ग्रुप में बांटा गया था। हर ग्रुप में 40 लोगों को शामिल किया गया था। वैक्सीन लगाने के बाद सभी ग्रुप में लोगों की सेफ्टी और इम्यूनिटी प्रोफाइल की तुलना की गई। कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मिक्स डोज लेने वाले लोगों में कोरोना के अल्फा, बीटा और डेल्टा वेरिएंट्स के खिलाफ बेहतर इम्यूनिटी मिली। स्टडी में पाया गया कि एक ही वैक्सीन की 2 डोज लेने वालों की तुलना में 2 वैक्सीन की मिक्स डोज लेने वाले लोगों में ज्यादा एंटीबॉडी मौजूद थी। यह एडिनोवायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड होल वायरस वैक्सीन के कॉम्बिनेशन की पहली स्टडी है। स्टडी से नतीजा निकला है कि दोनों तरह की वैक्सीन का मिक्स डोज लेना सेफ है। ICMR की एपिडेमियोलॉजी एंड कम्युनिकेबल डिजीजेस की हेड डॉक्टर सिमरन पांडा ने बताया कि स्टडी में शामिल लोगों को बिना बताए अलग वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई। ऐसा इसीलिए किया गया ताकि लोगों के मन में वैक्सीन की दूसरी डोज को लेकर डर न बैठे। वैक्सीन मिक्सिंग के रिजल्ट जांचने के लिए वॉलंटियर्स को 40-40 के 3 ग्रुप में बांटा गया। इस स्टडी के नतीजों पर विशेषज्ञ खुश हैं, लेकिन वे ज्यादा इन डेप्थ और डिटेल रिसर्च की जरूरत बताते हैं। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर समीर भाटी ने कहा कि इस स्टडी में केवल 18 लोगों को ही शामिल किया गया था। ऐसी स्टडी राष्ट्रीय स्तर पर भी होनी चाहिए। भारत में जनसंख्या की वैरायटी को देखते हुए 60 से 70 साल की उम्र वाले लोगों पर भी यह स्टडी होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज नेशनल। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार।